हेलो बच्चों, तो कैसे चल रही सबकी तैयारी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी बीच मैं लेकर आ गया हूँ एक नया टॉपिक जो कि अभी तक मैंने कवर नहीं किया था अपने चैनल पर। जी हाँ, अभी तक मैंने 2023 सेशन पर 25-26 के लगभग वीडियो बना दिए हैं, बट ये जो टाइप था एनालिटिकल पैराग्राफ का, ये अभी तक मैंने इसको नहीं कवर किया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले कि एनालिटिकल पैराग्राफ किस तरह से SWOT थीम पर अगर आएगा, जिसे SWOT भी कहते हैं, ठीक है। तो SWOT थीम का मतलब होता क्या है, और ये एक नया टाइप है। हालांकि प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि फ्लो चार्ट बेस्ड थे, ठीक है। और ये SWOT है, तो दोनों में क्या फ़र्क है ये हम लोग समझते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं जिसमें कि पाई चार्ट बेस्ड, पाई चार्ट वगैरह ये जो क्वेश्चन था ये सब मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप उसे पहले देख लें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जानते हैं कि पैराग्राफ में जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, मतलब और दिया हुआ रहेगा, और दोनों ऑप्शंस में से एक लिखना होगा। तो एक हो सकता है वो पाई चार्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन हो जाए और दूसरा ये SWOT वाला हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरे वाले को भी कवर करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। SWOT एनालिसिस होता क्या है? ये एक एनालिसिस करने का एक तरीका है। सबसे पहली बात तो एनालिटिकल पैराग्राफ में भी हम लोग एनालिसिस ही करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करके। जैसे मैंने पढ़ाया था, पाई चार्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो पाई चार्ट है या फिर बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ठीक है, उसे हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर अपने वर्ड्स के रूप में उसे लिख देते हैं, ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में डाल देते हैं। वही काम हमें यहाँ भी करना है, बस यहाँ पर SWOT एनालिसिस का यूज़ करना है। तो SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपने देखा होगा कि इस तरह के 4 कॉलम बॉक्सेस ऐसे बने रहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा रहता है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लिखा रहता है, यहाँ पर वीकनेस लिखा रहता है, यहाँ थ्रेट लिखा रहता है, और सबके अंदर 5-5 पॉइंट्स दिए रहते हैं और आपको ये लिखना होता है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के 4 बॉक्स बने रहते हैं, है कि नहीं। तो इसे आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं था, तो आज हम लोग इसको कर लेते हैं। SWOT एनालिसिस किस काम में आता है? तो ये एक स्टडी है अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंपनी इस स्टडी को करता है। मान लीजिए कि हम एक कोई कंपनी है, जैसे कि सैमसंग कंपनी है। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को के इंटरनल और एक्सटर्नल बातों को पता करने के लिए, जैसे इंटरनल हमारा स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये सब आंतरिक बात है, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, ये पता करने के लिए। और एक्सटर्नल मतलब अभी हमने बाहर की चीज़ों से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं, और दूसरा कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, थ्रेट्स हैं। तो ये चारों बातों को जब तक कोई कंपनी अपना स्टडी नहीं करता तब तक वो आगे का प्लान को फिक्स नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर बोलिएगा सर तो फिर पैराग्राफ में क्यों दिया गया? पैराग्राफ देने का मतलब है कि आपको भी ये स्टडी को समझना है और अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट। पैराग्राफ फॉर्म में देने का मकसद यही था क्योंकि ये भी एक एनालिसिस का काम है, और एनालिटिकल पैराग्राफ में भी हम लोग एनालिसिस ही करते हैं। तो ये यहाँ पर ये सिमिलैरिटी दिख रही थी। तो CBSE हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। उसी क्रम में SWOT को CBSE ने पिक किया हुआ है। तो SWOT होता क्या समझ में आ गया, किस काम में आता ये समझ में आ गया, और इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करते हैं ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग को बस ये देखना है कि पैराग्राफ में कैसे देते हैं। तो बिल्कुल SWOT एनालिसिस कुछ इस प्रकार का होता है। जो इंटरनल व्यू है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल व्यू। इंटरनल में आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाएगा, ठीक है, और एक्सटर्नल जो है, जो नीचे दिया हुआ अपॉर्चुनिटी या थ्रेट आ जाएगा। तो ये बस एक सैंपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हमें ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अंदर में पॉइंट्स दिए रहेंगे और इन पॉइंट्स को कुछ नहीं आपको करना है, आपको इसको सेंटेंस में बनाना है। तो थोड़ा सा ये हम लोग समझ लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, इसका पैटर्न क्या है। देखिए आप चाहें तो अगर हर एक बॉक्स के ऊपर एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग 4 बॉक्सेस है तो 4 पैराग्राफ में आंसर बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है। दूसरा और तरीका वो भी काफ़ी सिंपल है। ये हम लोग इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट बना दें और इन दोनों को मिलाकर दूसरा पॉइंट बना दें, मतलब 2 पैरा ही सिर्फ चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा इन दोनों को नहीं हम लोग मिला सकते हैं, हम इन दोनों को मिला सकते हैं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें हैं और ये दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हम लोग कह सकते हैं ना, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, और वीकनेस और थ्रेट ये नेगेटिव चीज़ें हैं। तो एक पैरा पॉजिटिव बातों पे और दूसरा पैरा नेगेटिव बातों पे, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये हम लोग आज देखेंगे। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे फॉर। हम लोग डिबेट करते हैं ना, तो डिबेट में 2 टीम होता है, एक फॉर होता है, एक अगेंस्ट होता है ना। मतलब
किसी पॉइंट के बारे में आपको उसके फेवर में बोलना है तो फॉर हो गया, और उसके अगेंस्ट बोलना है तो ये अगेंस्ट हो गया। तो फॉर और अगेंस्ट का 2 कॉलम बना के हम लोग 2 पैराग्राफ में आंसर को बना सकते हैं, सिंपल है। तो ये तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट का है। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, सीबीएसई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ था। गुरमीत कौर है, एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में इन द सबर्ब्स। सबर्ब्स मतलब ना अर्बन ना रूरल, सब अर्बन, ठीक है। ऐसा जगह में रहती है जो पूरी तरह से शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं, सब है, मतलब दोनों चीज़ें हैं। शी बिलोंग्स टू नियर बाय विलेज। वो एक पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती है, एक कैंडिडेट है। वो एक बगल के गांव में रहती है। उसके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स बहुत कम है, मिनिमल मतलब बहुत कम है। एक्सपोजर और टेक्नोलॉजिकल स्किल ये दोनों कम है। और उसके पास जो परसेंटेज चाहिए वो रिक्वायर्ड परसेंटेज वो है, ठीक है। हैज़ द मतलब ये है उसके पास, मतलब मार्क्स उसका ठीक ठाक है। एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप, और वो चाह रही है कि स्कॉलरशिप मिल जाता तो ठीक होता, ठीक है। तो एक पैराग्राफ लिखना 100 to 120 वर्ड्स में, एनालाइजिंग हर SWOT नोट्स टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉलेज। तो आप अपना बस बताएंगे फेवर और अगेंस्ट में, और फाइनल डिसीजन गुरमीत करेगी क्योंकि वो कैंडिडेट है। तो आप बस दोनों पॉइंट्स को सामने रख देंगे, देखो ऐसा ऐसा है, ये अच्छी बातें ये बुरी बातें हैं। बट हम लोग अपने आंसर में ये नहीं दिखाना चाहेंगे कि कोई एडवाइस या सजेशन हम लोग को नहीं देना, अपने मन से कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। इसमें लिखते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। हमें बस उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं गिवन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देना है जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है। अपना मन से कोई सजेशन या एडवाइस या मत करो अच्छा नहीं है या करो बहुत अच्छा है, ये सब लैंग्वेज हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 100 to 120 वर्ड्स ही है। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा धुंधला सा है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से ही मैंने पिक किया हुआ था, तो ये पिक्चर उतना हाई क्वालिटी इसमें नहीं आ पाया, ठीक है। बट फिर भी पढ़ने से समझ में आ जा रहा है कि ये पहला कॉलम है स्ट्रेंथ, दूसरा है वीकनेस, तीसरा अपॉर्चुनिटी और चौथा है थ्रेट। तो पहले क्वेश्चन को तो समझिए। क्वेश्चन पहले तो हम लोग ये समझ गए, ये पार्ट जो इन्फॉर्मेशन था, गुरमीत कौर स्टूडेंट है, इसको एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ वीकनेस किसका दिया हुआ है, गुरमीत के बारे में दिया हुआ है या कॉलेज के बारे में दिया हुआ है। तो पहले ये समझेंगे स्ट्रेंथ क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, ग्रीन लोकेशन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेसिडेंशियल एरियाज। तो वीकनेस में भी फिर इसी तरह पॉइंट दिया होता है। ये सब कॉलेज की बातें हैं कि करिकुलम बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छे हैं वहाँ के, लोकेशन ग्रीन है। तो ये कॉलेज का खासियत दे रहा है, स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। अब आपको इसको जज करना है कि ओवरऑल कैसा इसका सिनेरियो है, कि क्या उसको एडमिशन लेना है या नहीं। तो हमें बस पॉइंट्स को डील करना है। तो अब देखिए, करना कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये दोनों को मिलाकर एक पॉइंट बना देंगे फॉर में, और वीकनेस और थ्रेट ये दोनों को मिला के एक पॉइंट बना देंगे अगेंस्ट में। अब बोलिएगा सर कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, जितना पॉइंट्स दिया हुआ उस पॉइंट्स को हम लोग को सेंटेंस में बस फॉर्म कर देना है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना मेक सेंटेंस, याद होगा सबको, स्कूल में हम लोग ग्रामर में बनाते थे कि कोई वर्ड आ गया उससे सेंटेंस बनाते थे। बस ये मेक सेंटेंस वाला ही काम करना है, बहुत सिंपल है। बस नया था इसीलिए बच्चे थोड़े घबराए हुए थे। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मुझे भी लगा कि इस पर बनाना चाहिए क्योंकि अभी तक ये कवर नहीं हुआ था। तो इस तरह से आपको बनाना है। अच्छा, और एक बात कि आपको बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि 100 to 120 का जो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बात को पहले समझ लीजिए कि देखिए, बोलिएगा कि सर इसमें यहाँ टोटल 6 पॉइंट है, फिर 6 और इसमें 5 पॉइंट है, 6, 5, 4 और 4। तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 4, 19, टोटल 19 पॉइंट्स है। अगर 19 पॉइंट को हम लोग डील करके सेंटेंस के फॉर्म में करेंगे तो हमारा वर्ड लिमिट आराम से 200 वर्ड पार कर जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है। ये बात को बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं कि सर सभी पॉइंट्स को डील करना है क्या, नहीं। 19 पॉइंट है तो इसमें आप मुश्किल से 12-13 पॉइंट भी ढंग से डील कर देते हैं। तो आपको पहला फोकस होना चाहिए वर्ड लिमिट के अंदर। जो एक आध पॉइंट थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है वो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, या एक और दूसरा तरीका है कि 2 पॉइंट को मिला के एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। बात को समझिएगा, कोई पॉइंट में सिमिलैरिटी होता है, एक जैसा देखने में लगता है, तो लगता है कि एक ही सेंटेंस में दोनों पॉइंट कवर कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट वे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पर एक सेपरेट सेंटेंस बनता जाएगा, नहीं तो वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो वो गलत है। वर्ड लिमिट एक्सीड करने से भी
मार्क्स डिडक्ट होता है। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा आंसर पर। आंसर मैंने लिखा है, पहला जो है पैराग्राफ फेवर पे है, दूसरा पैराग्राफ है अगेंस्ट पे। फेवर को हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा इसको ऐसा करता हूँ कि बीच में हम लोग क्वेश्चन भी देख ले। देखिए जो स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में मेरे, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये दोनों को मिलाकर मैंने जो पॉइंट बनाया है फेवर वाला, ठीक है। तो हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको भी दिखाऊंगा, ताकि आपको लगे कि कहाँ से मैंने सेंटेंस बनाए हैं। और कुछ पॉइंट आप लोग ये क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ है इससे भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब चीज़ें, तो वो भी आपका आंसर में रह सकता है। फेवर, चलिए फेवर में क्या बोल रहा है, द गिवन SWOT डेटा अबाउट अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले तो इंट्रो देंगे, क्या चीज़ के बारे में है ये SWOT डेटा, किसका डेटा है, एक कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज का है, ठीक है। वुड हेल्प गुरमीत इन मेकिंग अ राइट डिसीजन, ये इसका हिंदी समझा रहा हूँ। जो गिवन डेटा है एक पब्लिक कॉलेज के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, उससे गुरमीत को काफ़ी मदद मिलेगी उसका फैसला करने में, यही ना मुद्दा है हमारा। तो हमने इंट्रोडक्शन में इसे ही कहा है, ठीक है। अब आगे क्या है, तो गुरमीत के बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया कि गुरमीत हैज़ गॉट गुड ग्रेड्स एंड इज़ एलिजिबल। बोलिए सर आप ये सब अपने मन से क्यों लिख रहे हैं, अपने मन से मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये सब यहाँ मेंशन्ड है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गुरमीत हैज़ गॉट गुड ग्रेड्स एंड इज़ एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज, तो ये बात यहाँ नहीं लिखा हुआ था, देखिए तो कि गुरमीत हैज़ द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज़ लुकिंग फॉर, मतलब उसका जो परसेंटेज चाहिए था वो उसके पास है, तो अच्छा खासा कट ऑफ जो चाहिए वो उसने अचीव कर लिया। मतलब कि वो नहीं कह सकते हैं कि उसके अच्छे ग्रेड्स आए हैं, ठीक है, और वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी कब होता है, जब आपका कट ऑफ पूरा रहता है। इसी तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस यहाँ से बन गया, हर सेंटेंस यहीं से बन रहा है, आपको अपना मन से एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा सेंटेंस, द कॉलेज इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग करिकुलम एंड वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। कॉलेज अपने अच्छे करिकुलम और बढ़िया टीचर के लिए जाना जाता है। टीचर फैकल्टी माने स्टाफ, जो टीचर है, टीचिंग स्टाफ। तो स्ट्रॉन्ग करिकुलम और क्वालिटी फैकल्टी दोनों को मिलाकर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। ये स्ट्रेंथ था, स्ट्रॉन्ग करिकुलम और क्वालिटी फैकल्टी। तो कॉलेज के बारे में मैंने लिख दिया, कॉलेज जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करिकुलम और वर्ल्ड क्लास फैकल्टी के लिए जाना जाता है। तो क्वालिटी फैकल्टी था, क्वालिटी की जगह मैंने वर्ल्ड क्लास लिख दिया। अब आते हैं उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब और ग्रीन लोकेशन, तो ये दोनों को मिलाकर भी हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स एंड कम्प्लीटली ग्रीन एटमोसफेयर मेक्स इट अ गुड चॉइस फॉर एनी स्टूडेंट। में एक्टिविटी क्लब्स है जो बहुत एक्साइटिंग है, वाइब्रेंट मतलब बहुत एक्साइटिंग है, और पूरा ग्रीन एटमोसफेयर है। ग्रीन एटमोसफेयर भी यहीं पे दिया हुआ था, देखिए ये दिया हुआ है चौथा पॉइंट, ग्रीन लोकेशन, तो मैंने कर दिया इसको ग्रीन एटमोसफेयर, जो कि एक इसे बहुत अच्छा चॉइस बनाती है किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्या दिक्कत है, एकदम सिंपल सेंटेंस बन रहा है ना। इसी तरह से एकदम बेसिक सेंटेंस बनाना, ज़्यादा हाई फाई वोकैब लिख कर, बहुत टेढ़े मेढ़े सेंटेंस बनाकर कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक सीधा सा सिंपल सा आंसर लिखना है और नंबर लेके निकल लेना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर इसमें लिखा हुआ शी पोजेज मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल, तो ये लिखा हुआ था इंट्रो में कि उसके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल कम है, शी हैज़ मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल। तो टेक्नोलॉजिकल स्किल उसके पास कम है, जो लड़की है उसके पास थोड़ा कम है, तो अगर यहाँ पर उसे अच्छा माहौल मिलेगा तो अपने स्किल को निखार पाएगी, आगे बढ़ा सकती है। तो शी पोजेज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल, सो एन एटमोसफेयर ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन प्रैक्टिस कैन हेल्प हर अ लॉट। ऐसा एटमोसफेयर उसको दिया जाए जिसमें कि रिसर्च कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ताकि उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी देखिए सर, ये ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी से उठाया मैंने, प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च है ना, प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, तो वो रिसर्च कर सकती है, प्रैक्टिस कर सकती है। इससे क्या मिलेगा, उससे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपने टेक्नोलॉजिकल स्किल को बढ़ा सकती है। क्यों, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजिकल स्किल कम है, अभी मैंने आपको ऊपर में दिखाया था, है ना। आगे है द कॉलेज विल प्रोवाइड हर अ गुड प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ विच शी कैन गेट जॉब इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलेज उसे अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देगा ताकि वो बढ़िया प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहाँ पर वो जॉब ले सके। देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके पॉइंट दिया हुआ था, कहाँ गया, पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यहाँ से मैंने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिक कर लिया, और यहाँ से मैंने पिक कर लिया था
एक्लेम्ड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विथ यूरोपियन कंट्री। ये यहाँ से मैंने पिक कर दिया, दोनों मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया। तो द कॉलेज विल प्रोवाइड हर अ गुड प्लेटफॉर्म, कॉलेज उसे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा किस चीज़ के लिए, ताकि उसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विच, उसकी मदद से शी कैन गेट, उसे मिलेगा जॉब, नौकरी मिलेगी किसमें, इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड और कैन बी बेनिफिटेड, और उससे फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा बाय वेरियस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, अलग अलग स्टूडेंट के प्रोग्राम वगैरह होता है, उससे भी वो काफ़ी लाभ वो उठाएगी। तो ये अपॉर्चुनिटी से मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई वाला पॉइंट को स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध पॉइंट स्किप भी किया तो मैंने बताया ना, वर्ड लिमिट के अंदर में रहना है। अब आते हैं हम लोग निगेटिव बातों पर। वीकनेस और थ्रेट को मिलाकर हम लोग निगेटिव पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो वीकनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। अगेंस्ट, कैसे ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पर, पहला था इन फेवर, दूसरा था अगेंस्ट। ये फेवर में है, ये उसके अगेंस्ट में है। इसी तरह से आप हेडिंग देके लिख सकते हैं। अगेंस्ट में देखते हैं क्या है, द पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स फंडेड कॉलेज इज़ नॉट गुड। वो जो कॉलेज है उसके लिए पब्लिक का जो परसेप्शन है, जो नज़रिया, जो दृष्टिकोण है, वो अच्छा नहीं है। तो ये बात लिखा हुआ कहीं पे, हाँ है लिखा हुआ, पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स फंडेड कॉलेजेस, है ना, ये पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड फंडेड कॉलेज, मतलब लोग उसे ना कुछ बढ़िया कॉलेज में नहीं मानते हैं। ऐसा फंडेड कॉलेजेस जो होते हैं उसको लोग कोई बहुत हाई क्लास या ऐसा नहीं मानते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट, का इंटरेस्ट जो है वो घटता जा रहा है टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ। तो ये भी बातें यहाँ लिखी हुई थी कि डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक अपना सेंटेंस बना लिया, दोनों पॉइंट भी कवर हो गए, ज़्यादा वर्ड लिमिट भी नहीं गया। देयर इज़ नो हॉस्टल फैसिलिटी इन द कॉलेज, हाउएवर शी लिव्स इन द नियर बाई टाउन, सो रीचिंग देयर वुड बी नॉट बी एन इशू। बोल तो रहा है कि यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो ये मैंने दो अलग अलग पॉइंट से मिलकर बनाया कि हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ये भी लिखा हुआ है इसमें, और ये भी लिखा हुआ है कि वो नियर बाई टाउन में रहती है। कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है सर, देख लीजिए। पहला ये नो हॉस्टल फैसिलिटी, और शी बिलोंग्स टू अ नियर बाई विलेज, मतलब उसका विलेज जो है बहुत दूर नहीं है कॉलेज से, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हॉस्टल नहीं भी है तो वो डेली अप डाउन कर सकती है, ठीक है। वहाँ पर जाके जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे उसके प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब काफ़ी करीब है, तो वहाँ भी रह सकती है रेंट पर। तो ये ऑप्शन है उसके पास, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया सो रीचिंग देयर वुड बी नॉट बी एन इशू। तो वहाँ पहुँचना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, पहुँच सकता है आदमी, ठीक है, जा सकता है। आखिरी में ड्यू टू बजट कट्स द मोरल ऑफ एम्प्लॉय इज़ क्वाइट लो, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ था, लो एम्प्लॉय मोरल ड्यू टू बजट कट। बजट कट मतलब पैसे की कमी के चलते वो लोग अपने स्टाफ लोगों को ठीक से पैसा वैसा नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या असर दिखेगा, तो इसका असर यह दिखेगा क्वाइट लो विच कैन बी सीन इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, जो कि मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क में यहाँ पर दिखता है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ था, स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। ये नो हॉस्टल फैसिलिटी इससे पहले था, और अभी मैंने लिखा स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो बहुत स्लो वहाँ का काम है, तो स्टाफ लोगों को ठीक से पैसा वैसा नहीं मिलता, तो मन लगा काम वगैरह नहीं करते वो लोग। दोनों पॉइंट को मिलाकर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मिलाकर एक अपना स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है, दोनों वीकनेस और थ्रेट को मिलाकर। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा खासा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखना है, और SWOT वाला जो डर था वो आपके मन से निकल गया होगा, ठीक है। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, बस आपको मेक सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जो पॉइंट्स है, मान लीजिए कि बच्चों को कई बार ऐसा भी होता है कि सर 20 पॉइंट दिया था, उसमें से सर 12 पॉइंट ही समझ में आ रहा था, कुछ का इंग्लिश थोड़ा टफ था, तो सर 7-8 पॉइंट का इंग्लिश टफ था, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू वरी। 7-8 पॉइंट को स्किप करेंगे, 12 पॉइंट को अच्छे से डील करेंगे ना, कम से कम 12-13 पॉइंट को डील करेंगे। सो जितना समझ में आता है उतना लिखना है, अटेम्प्ट तो करना है, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, 5 में 3 मिलेगा, लेकिन खाली छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो ये होना चाहिए एटीट्यूड कि कुछ भी जितना भी आए उतना हम लोग लिखने का प्रयास जरूर करेंगे। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप you understood it well, and now there will be no difficulty regarding this type of topic. So my next video will be on grammar, and which will come very soon. So thank you so much for watching the video. We'll meet in the next video. Bye and take care.